हेलो, Please go ahead. मेरी आवाज आ रही Yes, now, yeah. अनिकांत जी, आपको नहीं सुन पा रहे हम लोग। हाँ, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। हेलो, यस अनिकांत जी, वी कैन हियर यू। यस। अनंत धर्मस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता। आप सभी को मेरा जय जिनेन्द्र, योगेश जी और पीयूष जी और एंटायर यंग टीम, यंग जेंट्स टीम, मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप नए नए विषयों को लेकर के यंग जेंट्स का ये आयोजन कर रहे हैं और आज जिन विषयों की आवश्यकता है उस विषय पर चिंतन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, मैं आज जिस विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूं वो है कि आज का जो युग है, और मैं मानता हूं आज सोशल मीडिया का युग है, और इस सोशल मीडिया के युग में जबकि हर हाथ में एक मोबाइल फोन है जिसके अंदर पूरा संसार समाहित है और हम लोग बहुत कुछ उस पर डिपेंडेंट हो गए हैं, ऐसे समय में हम खुद को कैसे मैनेज करें। कभी कभी हमको लगता है कि ये सोशल मीडिया हमारे ऊपर ज्यादा हावी हो गया है कि इसकी उपयोगिता बहुत है, इसके बिना जीना कठिन है, और कभी ऐसा लगता है कि ये सब कुछ बंद हो जाना चाहिए, इसके कारण बहुत अशांति हो रही है। सब तरह की बातें हमारे सामने आती हैं। तो आज थोड़ा समय मिला है तो मैं चाहता हूं कि इस विषय पर कुछ खुलकर चर्चाएं हों। मैं ये नहीं कहता कि जो मैं आपसे बोलने जा रहा हूं वो 100% सब बिल्कुल परफेक्ट ही होगा, क्योंकि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और आप लोग इस विषय पर ज्यादा अच्छे से उसकी जो गहराई में जा करके बात को कर सकते हैं। तो हम लोग इस विषय पर एक खुला डिस्कशन कर रहे हैं। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि हम जिन सिद्धांतों पर विश्वास रखते हैं, जो जैन फिलॉसफी है, उस जैन फिलॉसफी की क्या क्या उपयोगिताएं हो सकती है। एक बार मैं एक जगह लेक्चर दे रहा था तो उसमें मुझे विषय था कि पारीवांती में अनेकांत की क्या भूमिका हो सकती है, तो उस विषय से भी विचार किया गया। आखिर जो भगवान महावीर ने अनेकांतवाद का सिद्धांत हमको बतलाया, और वह सिद्धांत सिर्फ इसी तरह एक प्रवचन मात्र नहीं था, बल्कि जो रियलिटी है, रियल वर्ल्ड है, उसकी एक चारों तरफ से प्ररूपणा थी। माने एक सत्य का अनुसंधान करने का एक बहुत बड़ा माध्यम था वो, और दुनिया ने इसको स्वीकार किया कि हम जब तक अनेकांतवाद को नहीं अपनाएंगे तब तक हम वस्तु की यथार्थ स्थिति को समझ नहीं पाए। ये बात आज अब्दुल कलाम जी ने भी इस बात को स्वीकारी जब आचार्य महाप्रज्ञ के साथ उनका डिस्कशन हो रहा था, और भी बहुत सारे लोग इस चीज को विश्वास करते हैं। बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं आइंस्टीन, उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो बतलाई उसका पूरी कंपैरेटिव स्टडी अनेकांतवाद के साथ की जा सकती है। वो इस चीज को देखते हैं कि दुनिया की हर सिचुएशन रिलेटिव होती है। आज अगर हम सोशल मीडिया की दृष्टि से देखें तो मैं कुछ सर्च कर रहा था तो कुछ आंकड़े मेरे सामने आए कि भारत की जो आबादी है इस समय वो लगभग 1.25 करोड़ के लगभग है, जिसमें 70 करोड़ लोग फोन यूज करते हैं, और इसमें से लगभग 25 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं, और लगभग 15 करोड़ लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं, और 16 करोड़ लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। ये जो आंकड़े हैं वो जैसे ही इस तरह के आंकड़े सामने आए, थोड़े बहुत इनमें फेरबदल हो सकता है, डेली सिचुएशन बदलती रहती है, लेकिन जब ये आंकड़े सामने हमारे आते हैं
तो आज हम जिन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, हमको ये देखना है क्या जैनिज्म के सिद्धांत हमारी इस तरह की लाइफ में किसी तरह से उपयोगी हो सकते हैं। माने प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ जैनिज्म या अप्लाइड जैनिज्म इसको हम कहते हैं कि हम किस तरह से अपने डेली रूटीन के वर्क्स में किस तरह से हम जैन सिद्धांतों को समझने का कोशिश करते हैं और उनके माध्यम से हम कैसे समस्याओं को सुलझा लेते हैं। एक अच्छी लीडरशिप के लिए, एक अपनी लाइफ को मैनेज करने के लिए, अपने वर्क को मैनेज करने के लिए हमको यह सिद्धांत किस तरह से हमारी मदद करता है। हम लोग कुछ चीजों पर ध्यान आकर्षित आपका करना चाहता हूँ। जैसे एक आपको शेर सुनाना चाहता हूँ जो आज की परिस्थिति के अनुसार बड़ा फिट बैठता है कि इस दौर जहां के अंदाज निराले हैं, इस दौर जहां के अंदाज निराले हैं, जेहन में अंधेरा है और सड़कों पर उजाले हैं। आप देखिए, हमको लग रहा है चारों तरफ बहुत विकास हो रहा है, पूरा विश्व एक विकसित हो रहा है, डिजिटल हो रहा है, सब कुछ तरफ हो रहा है, लेकिन उसके अनुपात में हम देखें तो हमारे अंदर अंधकार छाता चला जाए। हम हमारी बाहरी दुनिया तो बहुत विकसित, विकासशील और बहुत एडवांस दिखाई दे रही है, लेकिन उतना ही अंदर से लोग उतना टूट रहे हैं, ये भी एक यथार्थ है। हमारे पास जब सोशल मीडिया है तो हम अकेले क्यों हैं? हम अपनी बात कहने सुनने वाले लोग हमारे आसपास नहीं है। कभी कभी लगता है कि ये सोशल मीडिया ने हमें ज्यादा अनसोशल बना दिया है, ऐसा भी दिखलाई देता है। क्यों? हर चीज की मेरिट और डिमेरिट्स होती है। अगर हम दोनों तरह से सोचें तो देखिए, हम लोग बहुत पहले एक मुहावरा सुनते थे कि साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। और इसी चीज को मैं आज सोशल मीडिया के संदर्भ में एक संतुलन बताते हुए कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। ये संतुलन आपको समझना पड़ेगा। क्या ये हमारे ऊपर हावी हो रहा है? यदि हम उसको टूल्स की तरह सिर्फ यूज करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए यूज करते हैं, तब तक तो ठीक है। लेकिन जब वो हमारे दिलो दिमाग पर हावी होने लगता है, हमारा अधिकांश समय खाने लगता है और उसके कारण हम डिस्टर्ब रहने लगते हैं। हम लोग कभी कभी वर्चुअल लाइफ और एक्चुअल लाइफ में फर्क करना भूल जाते हैं। हमें ये लगता है कि वर्चुअल लाइफ, कभी उसमें इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं कि हम एक इमेजिनेशन, काल्पनिक जीवन में, काल्पनिक दुनिया में, आभासी दुनिया में जीने लग जाते हैं और हमारा यथार्थ उतनी ही तरह से टूटता चला जाता है। तो इन दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करने का काम अनेकांत सिद्धांत करता है। अनेकांत सिद्धांत यह नहीं कहेगा आपसे कि आप सोशल मीडिया को छोड़ दीजिए, उसका त्याग कर दीजिए या इसको यूज ही मत करिए, इस तरह की बात नहीं कहेगा। वो कहेगा कि आप यूज करिए, लेकिन उसके दोनों पक्ष को ध्यान में रखते हुए करिए और वो टूल्स हमारे ऊपर हावी ना हो, बल्कि हम उनको वो हमारा साधन बने, ना कि साध्य बने। आप इस चीज को समझिए, वो हमारा कारण बनना चाहिए, हमारे टूल्स हैं हमारे, न कि हमारा एम है, हमारा उद्देश्य वो नहीं है। हम अपने उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए उसको एक साधन के रूप में जब तक प्रयोग करते रहेंगे, तब तक वो अपना काम करता रहेगा, उसका फायदा हम लेते रहेंगे। लेकिन जैसे ही वो हमारे ऊपर हावी होने लगेगा और हमारी इंडिविजुअल लाइफ डिस्टर्ब करने लगेगा, तो हम अपने कैरियर से भी हाथ धो बैठेंगे। लोग, यंग जनरेशन, पढ़ने लिखने का समय रहता है बहुत अच्छा और अपने पढ़ाई लिखाई के वातावरण से भी दूर हो जाते हैं। तो हमको बहुत अच्छे से विचार करना है कि हम उसको यूज कर रहे हैं या हम यूज हो रहे हैं। अगर हम यूज किए जा रहे हैं तो खतरा है, और अगर हम यूज कर रहे हैं तो ठीक है। दुनिया की कोई भी चीज अगर यूज की जाए तो कोई बुराई नहीं उसको अच्छे अर्थों में। इसलिए हम एक मल्टी डायमेंशनल ट्रुथ, अनेकांत का जो दर्शन हमने पिछली पिछली लेक्चर सीरीज में देखा था, हमने सारे उसके दार्शनिक सिद्धांतों को भी समझ लिया था। तो हमने ये देखा कि कोई भी सत्य या घटना, उसका सिर्फ एक ही पहलू नहीं होता है, उसके अनेक पहलू होते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सोशल मीडिया पर ये मानकर चलिए
इस चीज को अपने अंदर बिठा कर चलिए कि जो दिख रहा है जरूरी नहीं है कि वही सच हो। पहला सिद्धांत ये कि जो दिखाई दे रहा है, और दिखाई क्या क्या देता है आपको, देखिए कुछ पॉइंट बताता हूँ। एक तो उसमें आंकड़े दिखाई देते हैं। वो आंकड़े कौन बना रहा है, किस तरह से बना रहा है, उसका रिसोर्सेस क्या है, इस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। इसलिए जो आंकड़े बताए जा रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो सच हो। सच भी हो सकते हैं, लेकिन एक एक पोर्शन उसका ये हमको देख के चलना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट हो। दूसरा, समाचार दिखाई दे रहे हैं। मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। आज तो मीडिया भी बहुत रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और मीडिया में भी बहुत मिक्सिंग, टीआरपी के केस आप देख रहे हैं, सब तरह की बातें चल रही हैं। और सोशल मीडिया तो किसी के कंट्रोल में भी नहीं है। इसकी कोई मॉनिटर कमेटी भी नहीं अभी अच्छे से स्टैंड कर पाई है। अब समाचार भी जो सोशल मीडिया में आ रहे हैं, उनके भी सब तरह के पक्ष हो सकते हैं। लोग अपने स्वार्थवश उनके अलग अलग पक्षों को, कि किस पक्ष को बताने से भावनात्मक लोग भड़क जाएंगे, इस तरह की बातें कर सकते हैं। तो इन चीजों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। सूचनाएं, इंफॉर्मेशंस, उन पर भी 100% विश्वास करके नहीं चला जा सकता है। फोटोज, सबसे ज्यादा मीडिया में एक्सपोज होती हैं फोटोज। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि आज हर एक के हाथ में फोटो एडिटिंग है। मैंने पहले कोई स्टूडियो में जाके या किसी बड़ी मशीन पे फोटो एडिटिंग होती थी, लेकिन एक छोटे छोटे बच्चे भी मिक्सिंग और फोटो एडिटिंग ऐसे ऐसे ऐप्स आगे कर लेते हैं। फिर भी जब किसी अजीब तरह की फोटो हमारे सामने आती है, तो हमको आश्चर्य होता है, हम उससे भी घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम ये सोच ही नहीं पाते हैं कि फोटो में कुछ भी हो सकता है आज के समय। माने वो हमको इतना अधिक प्रभावित कर लेता है। इसलिए किसी भी फोटो पर भी विश्वास करके चलना बहुत जरूरी नहीं है। दूसरा एक पॉइंट है नुस्खे। बहुत तरह के नुस्खे, अभी कोरोना टाइम चला तो हजारों तरह के नुस्खे आपको बतलाए जा रहे थे कि ये कर लीजिए तो कोरोना दूर हो जाएगा, वो कर लीजिए। अब आप ये समझ लीजिए जिसके मन में जो आ रहा था। और कभी कभी तो मैं ये भी कहता हूँ कि दो तरह के लोग प्रयोग कर रहे हैं सोशल मीडिया को। एक तो बहुत चतुर लोग प्रयोग कर रहे हैं, जो बहुत स्मार्ट हैं, और वो सोशल मीडिया से अपना कहते हैं ना, उन्होंने इसमें इस आपदा में भी अवसर की तलाश की है। इस आपातकाल में भी उन्होंने अपना स्वार्थ सिद्ध किया है इसके माध्यम से। और दूसरा, ऐसे भी हैं जो थोड़े मूर्ख मूर्ख टाइप के लोग हैं। जैसे कभी कभी कहते थे कि बंदर के हाथ में यदि उस तरह दे दोगे तो क्या होगा। तो आज कोई लिमिट तो है नहीं, जैसे चाहे जो चाहे लोग यूज कर सकते हैं, कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं। तो अपना किस तरह से वातावरण खराब किया जाए और किस तरह से समाज में अशांति फैलाई जाए, इसके काम भी बहुत हो रहे हैं। तो इन सब चीजों को मिला करके अगर हम अपना दृष्टिकोण व्यापक नहीं रखेंगे और पर्दे के पीछे के पहलू को नहीं समझेंगे, उसको देखने की कला अपने अंदर विकसित नहीं करेंगे, तो हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, बहुत ज्यादा तनाव में रहने लगेंगे। आप देखिए, मैं मानता हूँ सोशल मीडिया ने एक प्लेटफॉर्म दिए हैं बहुत तरह के, तो साथ साथ उसके साथ साथ अवसाद भी विकसित हुआ है। मैं कई बुजुर्गों को देखता हूँ, वो सोशल मीडिया पर आकर के अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं, लेकिन कई यूथ्स को देख रहा हूँ कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं सोशल मीडिया के साथ। तो ये भी बहुत तरह की चीजें हैं कि हम उसको कैसे यूज करते हैं। एक चीज हमको बहुत अच्छे विचार करनी पड़ेगी कि हमारा फोन तो बहुत स्मार्ट हो गया है, लेकिन हम उतने स्मार्ट हो पाए हैं कि नहीं। मुझे याद है कि हमारे वाइस चांसलर थे, वो एक बार विकलांगों के यहाँ पर प्रवचन दे रहे में, तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी वहां पर। उन्होंने कहा कि लोग, दुनिया आपको विकलांग बोलती है क्योंकि आप शारीरिक रूप से अक्षम है, किसी के पैर टूटा है, किसी का हाथ टूटा है, किसी की आंख खराब है, कुछ भी है, तो दुनिया कहती है आप विकलांग हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि विकलांग वो है जो सिर्फ एक दृष्टिकोण से सोचता है। जो एकांतवादी है वो मानसिक रूप से विकलांग है। तो हमको ये देखना है कि अगर हम मानसिक रूप से विकलांग होकर सोशल मीडिया का उपयोग करेंगे, नहीं हो पाए। हमको
दोनों तरफ से सोचना है, चारों तरफ से सोचना है। और हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये हमको पहले से पता है। और अनेकांतवाद तो कहता है कई पहलू हो सकते हैं, आपको कई दृष्टिकोण से विचार करना पड़ सकता है। और अनेकांत दर्शन एक अनुसंधान वाला दर्शन है कि डू द रिसर्च, बिना रिसर्च आप विश्वास मान करके मत चलिए। और अगर आप उसके सिर्फ एक ही एंगल को देखेंगे, और मान लीजिए ऐसा भी होता है कि आपको दूसरा एंगल दिखाई नहीं दे रहा है या आप समझ नहीं पा रहे हैं, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, ऐसा भी होता है, तो भी उसकी एक संभावना को लेकर चलना चाहिए कि दूसरा एंगल भी विपरीत भी कुछ हो सकता है। अनेक बार घर परिवारों में होता है, बच्चे ले आते हैं, पापा देखो ये फोन में ऐसा आया है, इसका क्या आंसर है, हमसे भी नहीं बनता है आंसर, तो हम उनसे कहते हैं कि ऐसा है, देखो ये देख लो, ठीक है, लेकिन हो सकता है कुछ और बात हो, हमें समझ में ना आ रही। इतनी सी भी संभावना अगर बरकरार रखेंगे अंदर, माने अनेकांतवाद ये कहता है कि वस्तु में अनंत धर्म है। अब अनंत धर्म में सारे धर्म हमारे ज्ञान का विषय बन जाएंगे, जरूरी नहीं है, लेकिन हम उस सिद्धांत के माध्यम से उस प्रोबेबिलिटी को कहते हैं कि Hello. Looks like we have lost Anikanji's connection. So, okay. Meanwhile, let me introduce Rakshit Bhai. Rakshit Bhai is already on the call. Hello, Rakshit Bhai. नमस्कार योगेश, नमस्कार, जय जिनेन्द्र। So let me introduce Rakshit Bhai. So I think for me personally, it is very difficult to introduce him. He is a well-known cyber security expert, and he has been in cyber security for long time. Helping kids and students in schools, to training professionals, to training interns, to helping police on cybercrime. Uh, I don't remember the leadership why you have been consulting to so many departments of government, police, CBI, and all that on cybercrime. So welcome to Young Gen session. As far as my personal connection is concerned, I am connected with Rakshit Bhai for more than 20 years. For me personally, he has been the big brother and the influencer, guide, or coach, whatever you can call him, right? So for last 22 years, he is the man who has been guiding me on any front, right? Be it personal, be it professional. Though his expertise is cybercrime, for which I requested him to help us understanding that area, and he happily agreed to spend some time today out of his busy schedule. So I think Anikanji also back. Anikanji, I was introducing Rakshit Bhai because he also joined now, and he wanted to spend 30 minutes around, right? He has something else. So well, let me, get him in the discussion as well. Yeah. मैं Okay. 5 मिनट में अपनी Sure. हम Then we will start with Rakshit Bhai. Okay. कुछ एक बातें जो मैंने सॉल्यूशन के रूप में आपको बताना चाहता हूँ कि हम अनेकांतवाद पे इस तरह के सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ पॉइंट बताया आपको, राजनीति को लेकर के, धर्म को लेकर के, और सामाजिक व्यवस्था और पारिवारिक, ये कुछ 3-4 मेन पॉइंट हैं जिनको पॉइंट करके, जिनको लक्ष्य करके एक सिस्टमेटिक तरीके से नफरत भी समाज में फैलाई जाती है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। और उसकी एक पूरी टीम होती है जिसको सोशल मीडिया टीम बोलते हैं, और अधिकतर ऑर्गेनाइजेशंस उसको यूज करते हैं, हायर करते हैं, और उसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं। अभी आपको अखबार अगर आप पढ़ते हैं तो आपके पास अलग से आता है कि ये एक विज्ञापन दिया हुआ है, तो आप उसको उस दृष्टि से देखते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे ये आपको समझ में नहीं आता है कि कोई सेवा कर रहा है, विज्ञापन कर रहा है, कि आपको भड़का रहा है या प्रेम कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो उसकी क्योंकि कोई आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए इन सब चीजों में बहुत
हमको सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब देखिए, हम आज सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञान का प्रचार प्रसार भी बहुत हो रहा है। जैन दर्शन का भी तत्व ज्ञान इस समय सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने बहुत शेयर किया, जाना, समझा। आपने देखा होगा पहले मंदिरों में पर्चे बांटे जाते थे बाहर कि ये अगर आपने पर्चे 5,000 पर्चे छपवा के नहीं बांटे तो आपके घर में खून की उल्टियां होने लगेंगी, ये वो ऐसे आपने कभी देखा होगा। रास्ते में चलते लोग पर्चे बांटते थे। तो एक भय का व्यापार धर्म के माध्यम से चलाया जाता था। तो आजकल टूल्स बदल गए हैं, लोग व्हाट्सएप पर भी इस तरह की बातें करते हैं, अगर ये मंत्र आया है, इसको 50 जगह आपने नहीं भेजा तो ये हो जाएगा, या भेजेंगे तो आपको अच्छी न्यूज आएगी। तो हर तरह के प्रयोग सोशल मीडिया में हो रहे हैं। लेकिन मैं सब बातें करके ये कहना चाहता हूं आपसे कि जैन दर्शन में, धर्म में 4 बातें कही गई हैं। कषाय कम करने की बात कही गई, क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 कषाय हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चाहे कितना भी ज्ञान बढ़ रहा हो सोशल मीडिया से, चाहे कितनी हानि हो रही, कुछ भी हो रहा है, मेरिट डिमेरिट सब मिला करके पूछना चाहता हूं, क्या ये 4 में से कुछ भी कम हो रहा है? मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या क्रोध कम हो रहा है उससे? मुझे नहीं लगता। क्या मान कम हो रहा है? मान बढ़ ही रहा है। क्या माया कम हो रही है? मायाचारिता भी बहुत बढ़ रही है। लोभ भी बहुत बढ़ रहा है। यदि इन 4 में से कुछ भी कम नहीं हो रहा है तो मुझे लगता है कि धर्म की शिक्षा सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत अच्छी तरह कम्युनिकेट नहीं हो पा रही है। सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर्स हो रही है, बहुत उसका कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। तो अनेकांतवाद का जो मैनेजमेंट है वो हमको क्या सिखलाता है कि एक तो हमको भावनात्मक संतुलन रखना चाहिए। पहला स्टेप है कि हमको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना चाहिए। कोई भी किसी तरह की प्रतिक्रिया तुरंत नहीं देनी चाहिए। आप एक प्रयोग करके देखिएगा, आप मान लीजिए कोई ऐसा मैसेज आता है, आपका मन भड़क गया, आप उस पे लिखना चाहते हैं, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, आप सोचिए कल इसका आंसर देंगे। आप देखिएगा एक दिन में आपका ही मूड बदल जाएगा। आप समझ जाएंगे कि मैं गलत जगह पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा था। और जो ये कहा जाता है कि अभिव्यक्ति की आजादी है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि अभिव्यक्ति की आजादी है या फंसाने की साजिश है। क्योंकि हम जो अभिव्यक्त कर रहे हैं वो सारी सारी चीजें रिकॉर्ड की जा रही हैं। वो सारी की सारी चीजें हमारे आपको एक बात बहुत छोटी बताता हूँ। मान लीजिए मैं आपसे कोई बात कर रहा हूँ, मैंने क्षणिक आवेश कुछ आ गया, मैंने गुस्से में कोई बात कह दी आपसे, तो वो वहीं तक इफेक्ट होता है, उसका खत्म भी हो जाती है। लेकिन जो दुर्जन लोग होते हैं वो उसको रिकॉर्ड करके उसको सालों सुरक्षित रख के बार बार उसको सुनवा के वो कषाय कम नहीं होने देते हैं। क्योंकि वो भले ही वो आदमी सुधर जाए लेकिन वो चीज बरकरार रखेंगे क्योंकि आपकी रिकॉर्ड कर ली गई है, सुना दी गई है। तो हमको वर्चुअल और एक्चुअल के पक्ष को समझकर दोनों में अंतर करना सीखना है। और एक चीज और कहना चाहता हूं कि आप ट्रोल हो जाएं अगर कभी कोई मैसेज करके या कुछ आपने ऐसा लिख दिया तो लोग आपके पीछे पड़ गए और आपको गालियां देने लगे, बुराई करने लगे, तो लोग बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। मैं कहता हूं उस समय आप ऐप को बंद कर दीजिए और ये मान के चलिए कि एक क्षण भंगुर पर्याय होती है। सोशल मीडिया जितनी आपको प्रभाव दिखाई देता है उतनी जल्दी प्रभाव खत्म भी हो जाता है उसमें से। जैसे आप कुछ भी हो रहा है, आप 2 दिन शांति रखिए, लोग सब भूल जाते हैं और आगे फिर कोई इस तरह की बातें नहीं होती है। ये भी मैंने देखा है। तो बहुत क्षणिक चीज भी है क्योंकि हमारे यहाँ पर्याय को बहुत क्षणिक कहा गया है। तो हम लोग द्रव्य हैं। जैन दर्शन अनेकांतवाद कहता है द्रव्य और पर्याय। तो हम हैं द्रव्य और ये जो घटनाएं हैं या हमारे साथ जो कुछ हो रहा है सब पर्याय है। तो आज अगर कुछ गड़बड़ हो भी गई है तो उसको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये पर्याय बदलती रहती है और चेंज हो जाएगी और फिर अच्छी हो जाएगी, इसलिए इसमें ज्यादा परेशान नहीं होना है। अनेकांतवाद दर्शन हमको सम्यक दर्शन की शिक्षा देता है, हमें सम्यक दृष्टि बनने की, सही दृष्टिकोण विकसित करने की शिक्षा देता है। और सम्यक दृष्टि इस संसार में ऐसे ही रहता है जैसे जल के बीच में कमल रहता है। आपने देखा होगा जल में कमल रहता है, तो जल में रहता भी है और उससे भिन्न भी रहता है। माने हम उसको दोनों तरह से कहते हैं। तो अनेकांतवाद के माध्यम से हम एक अनासक्त जीवन जी सकते हैं और सम्यक दृष्टि अगर हम अपनी विकसित कर लें, अपना सम्यक दर्शन विकसित कर लें, तो सम्यक दृष्टि की तरह हम सोशल मीडिया में रह भी सकते हैं और उससे विरक्त भी रह सकते हैं। माने हम जब यूज करेंगे कमल को, हम कहेंगे वो कहाँ रहता है, तो कहेंगे वो जल में रहता है, लेकिन वो जल से भिन्न भी रहता है, वो जल में डूबा नहीं रहता है, जल से अलग रहता है।
तो हमको सोशल मीडिया में भी उसी तरह तैरना है कि हम उसमें डूबे ना, तैर करके बाहर निकल जाएं, उसको यूज कर लें। यदि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रखेंगे, छोटी छोटी चीज पर भड़केंगे, तो मैं समझता हूँ कि हमारे व्यक्तित्व की बहुत बड़ी कमी होगी। ये सब तो मशीनें हैं, इनको जो चेतन तत्व जो चलाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको यूज कर रहे हैं या इसका मिसयूज कर रहे हैं। तो आज 2 लाइनें कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये जो वातावरण है उसको अभिव्यक्त करती एक बहुत अच्छी पंक्ति मुझे पढ़ने में आई थी कि हमको लगता है कि बहुत हमारा लाभ हो रहा है, लेकिन इसके प्लेबैक में कितनी बड़ी हानियां हमको भोगनी पड़ती हैं, वो हमारे नजर में नहीं आ पाती हैं। कि कुछ समझ आता नहीं है कि कैसी हो रही हैं साजिशें, और भीगता कुछ भी नहीं, और हो रही हैं बारिशें, और हो रही हैं बारिश। धन्यवाद। धन्यवाद अनिकांत भाई। आई थिंक काफी अच्छा एक व्यू पॉइंट रहा जैनिज्म के हिसाब से कि हम सोशल मीडिया में अपने आप को कैसे बैलेंस रख सकते हैं या फिर हम कैसे अपने आप को वहां मैनेज कर सकते हैं। अब रक्षित भाई, ओवर टू यू। आपसे सुनते हैं कि हम सोशल मीडिया में अपने आप को बचा कैसे सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट अबाउट मैनेजिंग आवरसेल्व्स, इट इज आल्सो अबाउट प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स द वे द थिंग्स आर मूविंग इन द वर्ल्ड। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश एंड सब यंग जैन्स ऑफ इंडिया। आप सबको मेरा नमस्कार और जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा लगा सुबह सुबह डॉक्टर अनिकेत जी को सुन के, क्योंकि मैं तो जब भी बोलता हूँ तो लोग डर जाते हैं या बड़ा नेगेटिव सा फील करते हैं, क्योंकि मेरे साथ जो टाबू लग गया है साइबर अपराध और साइबर क्राइम का, उसने मेरी पूरी पर्सनालिटी को ही चेंज कर दिया है। मेरे पास कोई अच्छी खबर आती ही नहीं है, तो मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं जब बोलूँ तो कंट्रोल रखूँ कि कहीं लोग मेरा सुनने के बाद सेशन फोन वोन को उठा के ना फेंक दें। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। और बहुत अच्छा लगा डॉक्टर अनिकेत जी को सुन के, और उन्होंने 2-3 बातें बहुत अच्छी कही हैं, और मैं हमेशा अपने सेशंस में भी यही कहता हूँ। रेजिलियंस, साइबर रेजिलियंस की बहुत जरूरत है आज सोशल मीडिया को देखते हुए। ये जो इतनी जल्दी हम चीजों पे इफेक्ट ले लेते हैं कि पता चला हमारे घर में झगड़ा इस बात पे हो रहा है क्योंकि हमारे किसी मित्र ने विदेश में घूमने की तस्वीरें डाली हैं और हम नैनीताल तक नहीं गए हैं, और उसके बाद जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला वो तो एक फेक बैकग्राउंड था पीछे पेरिस का, और उसके बाद ये लोग तो वहीं बैठे हुए हैं राजा मंडी के अंदर और वहीं बैठ के फोटो खींची है। तो सोशल मीडिया पे हर चीज जो आती है वो कई बार सही नहीं होती, और ये बिल्कुल सही कहा डॉक्टर निकेत जी ने। और हमें जो आप अपने उस वर्ड्स में बता रहे थे कि हमें कैसे मतलब अनटच्ड रहना चाहिए, ठीक है हुआ हुआ, लेकिन अब मैं जो देख रहा हूँ परेशानी, जैसा योगेश जी ने मेरे परिचय में बताया कि मैंने करीब 32-33 लाख बच्चों को कनेक्ट किया हुआ है अपने ट्रेनिंग्स के माध्यम से और सरकार के माध्यम से, जो मैं ऑनलाइन सेफ्टी पे ट्रेनिंग्स देता हूँ। और ये मैंने काम करीब टोटल मान लीजिए 12-15 साल में किया है। मैं करीब 32 लाख बच्चों को कनेक्ट कर चुका हूँ, और जब मैं उनसे कनेक्ट होता हूँ और उनका इफेक्ट देखता हूँ तो आप सोचिए, आप यहाँ बड़े लोगों की बात कर रहे हैं, आप सोचो बच्चों पे क्या असर होता है। और ये हमने लॉकडाउन की शुरुआत में दिल्ली एनसीआर में एक बहुत बुरी घटना से देखा, जब एक बॉयज लॉकर रूम नाम का एक केस बहुत प्रचलित हुआ, जो इंस्टाग्राम पे कुछ बच्चों की चैट्स लीक हुई। तो जो मैं सोशल मीडिया का इफेक्ट बच्चों पे देख रहा हूँ उनके बिहेवियर में, अब उनको आज ये लगता है कि हमारे को जो तारीफ मिलनी चाहिए वो ऑनलाइन मिलनी चाहिए, मतलब वो क्वांटिफिकेशन ऑफ लाइक्स और क्वांटिफिकेशन ऑफ कमेंट्स में जी रहे हैं। मतलब मैं कांप गया जब एक छोटी सी 6ठी क्लास की 6th क्लास की बच्ची ने हमसे प्रश्न पूछा ऑनलाइन वेबिनार में, सर मैं बहुत अगली हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता है। मैंने, आपने ऐसा क्यों बोला? बोली मेरी फोटो पे सिर्फ 2 या 4 लाइक्स आते हैं, जबकि मेरी फ्रेंड्स की फोटो पे 25 लाइक्स आते हैं। तो आज वैसे इतवार का दिन है, और अगर आप लोगों के पास ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह हो तो एक सोशल डिलेमा मूवी जरूर देखिएगा, और उससे आपको पता चल जाएगा कि ये सोशल मीडिया किधर जा रहा है। तो मैं अगर योगेश जी आप मुझे स्क्रीन शेयरिंग राइट्स दे दें तो मैं कुछ स्लाइड्स के माध्यम से लोगों को सुरक्षा के वो बताना चाहूंगा। धन्यवाद। तो मैं एक छोटा सा, बस एक ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन हाँ कुछ स्लाइड्स के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पे हम कैसे सुरक्षित रहें। तो मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे दूं। मैं एक अपनी छोटी सी कंपनी स्टार्टअप स्टार्ट किया है हैकर शाला के नाम से, जहां मैं ऑनलाइन एजुकेशन दे रहा हूं लोगों को। मैं ग्लोबल एनजीओ साइबर पीस फाउंडेशन में सलाहकार हूं। मैं इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कंसल्टेंट हूं। भारत सरकार की जितनी अकेडमीज हैं इंक्लूडिंग सीबीआई, उसमें मैं वो हूँ फैकल्टी।
इंक्लूडिंग IIPA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और मैं हरियाणा पुलिस और हैदराबाद सिटी पुलिस में चीफ मेंटोर और कोऑर्डिनेटर का काम करता हूं, जहां मैं यंग बच्चों को चुन के उनको साइबर सिक्योरिटी पे इंटर्नशिप देता हूं। और अभी इसी 2 महीने पहले मुझे यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम ने अपना सलाहकार चुना है, और मैं 6 कंट्रीज की पुलिस को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ऑनलाइन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सोशल मीडिया पे एक और बड़ा गंदा सत्य है, जहां मेरे बच्चों को दोस्ती करके, ग्रूमिंग करके, फंसा के, जॉब के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से, मॉडलिंग के माध्यम से गलत अपराधों में, ट्रैफिकिंग जैसे अपराधों में धकेला जाता है। तो मैं उसकी प्रशिक्षण देता हूं कि कैसे उससे रोका जाए और कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाए। और बाय प्रोफेशन मैं एथिकल हैकर भी हूँ, साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट भी हूँ, और बड़ा सिंपल सा विजन है मेरा। मैं एक साइबर सुरक्षित भारत चाहता हूँ। और आपने आज महीना भी बड़ा सुंदर चुना है, क्योंकि ये भारत सरकार ने इसको घोषित किया है अक्टूबर को, नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ, ये अक्टूबर जो घोषित हुआ है। और मैं यही काम कर रहा हूँ। तो देखिए साहब, आज हम ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। सोशल मीडिया, जैसा बताया निकेत जी ने, कि चारों तरफ से घेरा हुआ है। आज हमारी गुड मॉर्निंग जो है वो व्हाट्सएप और नोटिफिकेशन से होती है। और अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। मतलब खैर, ये तो लॉकडाउन ने बिल्कुल न्यू नॉर्मल बना दिया। अभी हमारे परिवार में एक कमी हुई, और हम पे एक व्हाट्सएप मैसेज आया कि उठावनी जो है वो जूम पे होगी। और मतलब सब कुछ बदल गया है, मैं समझता हूँ। और बिजनेस तो हमारा ऑनलाइन है ही, शॉपिंग हम ऑनलाइन करते ही हैं। एनोटेशंस हम डिसेबल कर दें, नहीं तो ये स्क्रीन पे लिखते रहेंगे। मैंने कर दिया, ओके। और पेमेंट्स हमारी ऑनलाइन है। तो देखिए साहब, इस पूरे समय में सोशल मीडिया पे जब होता है ये हरकतें, तो बड़ा दुख होता है। अभी कुछ बच्चों को गिरफ्तार किया जिन्होंने गंदे शब्दों का प्रयोग किया और गंदी तस्वीरों का प्रयोग किया। कुछ बच्चों को भी गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने ऑनलाइन मीटिंग के दौरान एक पॉर्न फिल्म चला दी और हल्ला मचाना शुरू कर दिया और मीटिंग को डिस्टर्ब कर दिया। और ये जब घटनाएं हम अखबारों में पढ़ते हैं कि एक आदमी ने एक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की गलत तस्वीर इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे डाल दी, तो ये सब जो हो रहा है सोशल मीडिया पे, स्टॉकिंग, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, बच्चे, ये सब वो हैं। और इसमें ये दिखाई दे रहा है कि आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स मिटते नहीं है। आप कुछ भी कर लो, कितना भी छुप के कर लो, एट द एंड आप पकड़े भी जाते हैं और आपको सजा भी होती है, क्योंकि ये गैर कानूनी है। जैसे अभी आपने पढ़ा होगा, दिल्ली में एक आदमी को गिरफ्तार किया क्योंकि उसने सुशांत सिंह राजपूत के केस में कुछ गलत अफवाह फैलाने की कोशिश करी। लेकिन फिर इसी तरफ हम दूसरी तरफ देखते हैं सोशल मीडिया पे कि एक आदमी की जान बचा ली जो सुसाइड करना चाह रहा था, और उसने गलती से फेसबुक पे लिखा कि वो जिंदगी खत्म कर रहा है, तो मुंबई पुलिस ने उस आदमी की जान बचा ली। और आपने बाबा का ढाबा भी सुना होगा, वो इतना मशहूर हो गया आज, और वो उसने अपनी एक व्यथा को सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया, और जब वो वायरल हुआ तो कितने बॉलीवुड स्टार और सेलिब्रिटीज उसकी मदद के लिए आ पहुंचे। तो दोनों पहलू हैं सोशल मीडिया के। तो सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है अपनी डिजिटल आइडेंटिटी को सुरक्षित करने की। कि आजकल सारे अपराध जो घटित हो रहे हैं हमारे सामने, वो हो रहे हैं कि हमारे मोबाइल्स और हमारा डिजिटल आइडेंटिटी को। मेरा आज सुबह की घटना है, एक पुलिस ऑफिसर का फोन आता है कि उनकी किसी ने फेसबुक हैक कर लिया और उन्हीं की फेसबुक से सारे मित्रों से पैसे मांग रहे हैं वो, कि मैं परेशान हूँ, मेरे घर में कोविड पेशेंट है, जरा एक 10,000 मेरे पेटीएम में डाल दो। और उनके करीब 300-400 मित्र हैं। और उनको किसी रिश्तेदार ने जब फोन किया, उन्होंने कोशिश करी तो देखा उनकी फेसबुक खुल ही नहीं रही है। क्यों? ये म्यूट कैसे होंगे सब लोग? आवाज आ रही है पीछे। मैं करता हूँ। हाँ, ऑलराइट, सॉरी। तो वो ऑफिसर की फेक, मतलब उनकी प्रोफाइल को हैक करके और किसी ने ये हरकत करी। इसी प्रकार से एक हमारे पास आपराधिक घटना अभी आई, जिसमें एक आदमी ने ये शिकायत करी कि मेरे फोन का सारा डेटा अचानक से गायब हो गया और अब किसी और के पास है, और वो मुझसे पैसे मांग रहा है वापस करने के लिए, यानी कि फिरौती। अब ये सब कैसे हो जाता है? क्योंकि हम समझते ही नहीं है। आज की तारीख में हम अगर इंटरनेट पे बैठे हैं तो हमारे को कोई नहीं पहचानता। रक्षित टंडन को, उसके चेहरे को, उसके आधार कार्ड को किसे पहचानता है? मेरे OTPs को। किसे पहचानता है? मेरी ईमेल एड्रेस को। मैं बैंक में काहे से घुसता हूँ? ईमेल एड्रेस से। मैं फेसबुक काहे से चलाता हूँ? ईमेल एड्रेस से। मेरा ये स्मार्टफोन काहे से चालू होता है? ईमेल एड्रेस से। मेरा सारा डेटा कहाँ है?
एक अलमारी के अंदर, उसे कहते हैं क्लाउड। उस क्लाउड को कैसे खोलते हैं? ईमेल एड्रेस से। और आप सोचिए कि अगर हमारी ये डिजिटल आइडेंटिटी कोई चुरा ले तो हम खत्म, मतलब हमारा फोन भी गया, मेरा फेसबुक भी गया, इंस्टाग्राम गया, बैंक गया। तो हमें आज सबसे पहले अपनी डिजिटल आइडेंटिटी सुरक्षित रखनी है। दूसरी चीज होती है सिम। आजकल ये अपराधी लोग हमारी सिम हैक कर लेते हैं, फोन करा कि हम कंपनी से बोल रहे हैं, आपकी सिम को अपग्रेड करना है एम्बेडेड सिम के अंदर। इसके लिए सिर्फ आपको एक ईमेल भेजना है 121 पे और एक क्यूआर कोड स्कैन करना है। जैसे ही आपने ये दो गलतियां करी, आपका सिम कार्ड बंद हो गया, हैकर का सिम कार्ड चालू हो गया। अब बाकी का काम वो कर लेगा, वो पूरा खाता वाता सब। ये अभी तेलंगाना में एक सज्जन के साथ 21 लाख रुपए निकल गए। तो आज कोई मोबाइल कंपनी का ऑपरेशन हो, किसी से सिम अपग्रेड करनी हो, बंद करनी हो, खोलना हो, ये प्रोसेस बहुत केयरफुली और इंटेलिजेंटली करना चाहिए। इसमें कोई फोन नंबर और बीच में आदमी नहीं आना चाहिए। और ये इतने बदमाश हैं कि इन पे सारा डेटा होता है आजकल। ऐसे बात करेंगे, योगेश जी बोल रहे हैं, बोले हाँ साहब। आप इस कंपनी में काम करते हैं? बोले हाँ साहब। ये आपका नंबर है? बोले हाँ साहब। अब इतना सुनने के बाद आपको लगता है ये एक्चुअली में कस्टमर केयर से बोल रहा है। तो एक तरीका इन लोगों का, बदमाशों का, ये है। तो इसमें ध्यान रखें कि आप, अगर आपको एक्चुअली ई सिम चाहिए, और ये ई सिम आजकल ये जो नए हैंडसेट्स आते हैं, एप्पल हुआ या सैमसंग गैलेक्सी हुआ, इनमें इस्तेमाल होता है। तो अगर आपको ये इस तरह के करना है तो आप कंपनी के ऑफिशियल शोरूम पे जाके ये काम करें। मैंने बताया डिजिटल आइडेंटिटी को बचाना बहुत जरूरी है। मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ एक छोटा सा ऑपरेशन। डराऊंगा तो नहीं, लेकिन दिखाऊंगा जरूर। कि मान लीजिए मैं एक हैकर हूँ और मेरे सामने योगेश बैठे हैं और मेरे को योगेश का जीमेल का पासवर्ड हैक कर लिया है मैंने। अब देखिए, मैं एक बटन दबा रहा हूँ अपने लैपटॉप पे और अब योगेश जी का पूरा जो फोन का डेटा है वो मैं अपनी स्क्रीन पे देखने वाला हूँ। ये देखिए, ये इनके फोन में 4560 ईमेल्स हैं, इनके गूगल ड्राइव में 200 फाइलें हैं, इनके पास 13,399 कॉन्टैक्ट्स हैं, इनके फोन में 18,695 फोटो हैं। इन्होंने यूट्यूब की हिस्ट्री, मतलब कल लास्ट वीडियो कौन सा देखा था, इन्होंने अभी लास्ट मोबाइल पे कौन सा बटन दबाया है, और ये इस समय कहाँ बैठे हैं, इनकी लोकेशन क्या है। कहने का मतलब, ये डरे नहीं, ये योगेश जी का नहीं, मेरा है। मैंने अपना ही खोल के दिखाया है, cyberexpert10@gmail.com। लेकिन आप इमेजिन करिए कि अगर एक हैकर पासवर्ड चुरा ले। अच्छा सुनिए, पासवर्ड चुराने के लिए आजकल हैकिंग नहीं करनी पड़ती है, बड़ी दिक्कत है। हम लोग 1000 मोबाइल ऐप्स डाउनलोड करते हैं और वो अंग्रेजी में हमसे परमिशन मांगते हैं, भाई साहब हमें ये चाहिए ये चाहिए, और हम क्या कहते हैं, ओके अलाउ, ओके ओके। अब फिर आप एक दिन अचानक से सुबह जब अपने ऑफिस जा रहे होते हैं तो अखबार में ये खबर भी पढ़ते होंगे अंग्रेजी में, जोमेटो का डेटा ब्रीच, 17 मिलियन कस्टमर का डेटा चोरी हो गया। फिर एक दिन आप ये भी खबर पढ़ते हैं जो कल परसों आई थी, डॉक्टर पैथ लैब का हजारों कस्टमर का डेटा जो है वो लीक हो चुका है 10 अक्टूबर को। अब वो कहीं इंटरनेट पे पड़ा होगा। तो इमेजिन करो, आप लोग जो एप्स चलाते हो, इतनी कंपनियों के एप्स डाउनलोड करते हो, अब वो साइबर सुरक्षित हैं या नहीं आपको नहीं पता, उनका डेटा ब्रीच हो गया। तो आज मैं आपको ये भी सिखा दूं कि हम एक ईमेल आईडी अपनी डाल के चेक कर सकते हैं कि हमारा आज तक डेटा हैक हुआ है या नहीं। तो देखिए साहब, मैंने अपनी ईमेल आईडी यहाँ डाली, ये खुली वेबसाइट है, इसे ओपन सोर्स वेबसाइट कहते हैं। मैंने जैसे ही कहा चेक करो तो लिख के आया हरे रंग से, गुड न्यूज, आपका कोई डेटा ब्रीच नहीं हुआ है। अब मैंने अपनी दूसरी ईमेल आईडी डाली, ध्यान से देखिएगा, और मैंने कहा जरा इसका चेक करके बताओ। तो जैसे ही चेक किया, अब लाल रंग से क्या आया लिख के, एक साइट पे डेटा ब्रीच हुआ है। अब जरा कहाँ हुआ है, नीचे आइए। ओहो, हमने कैनवा नाम का ग्राफिक टूल यूज किया था मई 2019 में। 137 मिलियन लोगों का डेटा हैक हुआ था, जिसमें महाशय आपका ईमेल एड्रेस, आपकी लोकेशन, पासवर्ड्स भी मौजूद थे। अब अगर मैं बेवकूफ हूँ, अगर मैं अपना मई 2019 के बाद से कभी पासवर्ड नहीं बदलूंगा, तो आज अपनी मेल आईडी को कैसे सुरक्षित रखें इन सब चीजों से, उसका आंसर एक ही होता है साहब अंग्रेजी में, और उसे कहते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन। मतलब मेरे ईमेल आईडी सिर्फ पासवर्ड से कोई नहीं खोल सकता, उसे खोलने के लिए 2 चाबियां चाहिए, एक पासवर्ड और दूसरा ओटीपी। अब कोई अनऑथराइज एक्सेस, तो मान लो मेरा डेटा हैक हुआ मई 2019 में, मेरा डेटा हैक हुआ, अब वो वहां दिखा रहा है कि हाँ भाई तुम हैक हो चुके हो, तो मुझे करना क्या चाहिए, अपना पुराना पासवर्ड बदल लेना चाहिए और अपनी आईडी पे 2
टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लेना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर किसी के पास मेरा पासवर्ड है तो वो मेरी आईडी में घुस ही नहीं सकता। वो जैसे ही घुसने की कोशिश करेगा वो दूसरी स्क्रीन उसको रोक देगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या ऑन कर दिया? टू स्टेप। मतलब हमारा 2 बार परिचय होगा तभी आपको अंदर जाने दिया जाएगा। तो मेंबर्स, आज सबसे पहले अपनी डिजिटल आइडेंटिटी को सुरक्षित रखने के लिए आप अपनी आईडी को 2 स्टेप वेरिफिकेशन से प्रोटेक्ट रखेंगे। वो एप्पल हो या एंड्रॉइड है, ये दोनों सेटिंग्स सब जगह मौजूद हैं। आप एप्पल में भी देख सकते हैं, ये रहा एप्पल। एप्पल में आप जाएंगे अपनी सिक्योरिटी सेटिंग्स में और वहां आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नाम की चीज दिखाई देगी, इसे आप ऑन कर लीजिए। तो ये जो डेटा ब्रीच वाली बात हमने समझाई, ये तो आजकल रोज बड़ा कॉमन हो गया है रोज। अब इसका ये लोग फायदा कैसे उठाते हैं, मैं एक बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूँ। उस लॉकडाउन में मेरे पास बहुत कंप्लेंट्स आई। एक सज्जन का फोन आता है बड़े घबराए हुए, बोले रक्षित जी, मैंने बताइए, बोले एक मेल आई है मेरे पास। मैंने क्या? बोले उसमें मेरा पासवर्ड लिखा है। वो कह रहा है मुझे तुम्हारा पासवर्ड मालूम है, मैंने वेब कैमरे से तुम्हारी सारी प्राइवेट रिकॉर्डिंग कर ली है, अब तुम मुझे बिटकॉइंस में पैसे दो वरना मैं तुम्हारा सारा रिकॉर्डिंग लीक कर दूंगा। क्या करूं साहब? मैंने कुछ मत करो, मेल डिलीट कर दो। ये फेक मेल है, क्योंकि आजकल डेटा ब्रीच हो रहा है, हैकर्स को आपका पासवर्ड पता है और हमारी साइबर हाइजीन बड़ी खराब है। हमारी साइबर हाइजीन क्या है साहब? हमारी आईडी का पासवर्ड क्या होता है? हमारी आईडी का पासवर्ड होता है योगेश 123। हमारी आईडी के पासवर्ड होते हैं मोबाइल नंबर। हमारी आईडी के पासवर्ड होते हैं बच्चों के नाम। हमारी आईडी के पासवर्ड होते हैं डेट ऑफ बर्थ, और उन्हें भी हम बदलते नहीं है। तो इस साइबर हाइजीन का ये लोग नेगेटिव फायदा उठा लेते हैं। बात करें सोशल मीडिया की, तो जैसे मैं उदाहरण दे रहा था कि अगर मेरी जीमेल आईडी हैक हो गई तो उसी से तो मैंने फेसबुक बनाया था, उसी से ट्विटर बनाया था, उसी से इंस्टाग्राम बनाया था, तो वो भी हैक होने के चांसेस हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपने डिजिटल आइडेंटिटी सुरक्षित कर ली। अब आइए सोशल मीडिया पे, तो आजकल क्या क्या बदमाशियां हैं साहब? साइबर स्टॉकिंग, आपके पीछे पड़ जाना, आपकी एक एक एंट्री को देखना, फेक अकाउंट्स बनाना, नकली खाते बनाना, मॉर्फिंग करना, तस्वीरें मॉर्फ करना, और आजकल तो बड़ी खतरनाक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक टेक्निक आ गई है, उसे कहते हैं डीप फेक। हम किसी का भी वीडियो किसी के भी चेहरे पे लगा के बना सकते हैं, आवाज किसी की भी डाल सकते हैं, शब्द किसी के भी डाल सकते हैं। कुछ छोटे छोटे बच्चे और स्कूल कॉलेजेस के ये बदमाशियां आजकल करने लगे हैं, नई नई मीम्स बनाना, कन्फेशन बनाना, फालतू चैलेंजेस में पार्टिसिपेट करना। अगर आप एक चैलेंज में, बीच में एक आया साड़ी चैलेंज, अब सब महिलाएं साड़ियों में फोटो डालने लगी। अरे भाई, वो फोटो का दुरुपयोग हो सकता है। अभी परसों एफआईआर दर्ज हुई है नोएडा में, 40 साल की एक आईटी क्षेत्र में कार्यरत महिला है, उसको पता चलता है मित्रों से कि उसकी फोटो किसी बहुत गंदी पॉर्न साइट पे विज्ञापन में पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि वो फोटो पब्लिक थी। तो आज प्राइवेसी वर्ड की अहमियत समझना बहुत जरूरी है। फिर एक ये नया चलन शुरू हुआ है, सोशल मीडिया को वो बना दिया है कोर्ट रूम, हम ही फैसला सुना देते हैं। एक 15 साल के बच्चे की जान चली गई गुड़गांव में, जब एक लड़की ने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी में ये लिखा कि इस लड़के ने मेरे साथ गलत किया था 2 साल पहले। ये न्यूज को लोगों ने नेम टैग कर करके गालियां दे दे के, उसमें एक नया नाम आ गया है डॉग पाइलिंग, मतलब फेक आईडीज आपके पीछे पड़ जाती हैं। वो बच्चा इतना डर गया, उसे ये समझ ही नहीं आया कि मैं किससे मदद मांगू, और उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली। तो जब ऐसे केसेस सुनते हैं तो पता चलता है कि भाई सोशल मीडिया का कितना नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। सोशल एक्सक्लूजन हो जाता है लोगों को, सेक्सुअल एक्सटॉर्शन के बहुत केसेस आ रहे हैं, और इधर मेरे पास हनी ट्रैप के तो रोज ही केस आ रहे हैं। हनी ट्रैप क्या होता है कि पहले एक बड़ी खूबसूरत महिला आपसे दोस्ती करती है, फिर दोस्ती करने के बाद आपसे व्हाट्सएप नंबर मांगती है, फिर आपको व्हाट्सएप वीडियो कॉल करती है। उस वीडियो कॉल में वो थोड़ी शरारती हो जाती है और उसके बाद उस पूरी वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर लेती है, और उसके बाद उसको ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। अभी परसों आगरा पुलिस ने उसमें एक कंप्लेंट दर्ज हुई थी, तो उसे एक आदमी पूरे गैंग को पकड़ा है, और ये रोज केसेस बढ़ रहे हैं। इसे हमारे यहाँ हनी ट्रैप बोला जाता है। तो ये तरह तरह के अपराध हो रहे हैं, ऑनलाइन सेक्सुअल एक्सटॉर्शन है, सोशल मीडिया पे प्राइवेट तस्वीरों का वायरल होना, प्राइवेट कंटेंट का वायरल होना। फिर एक गिफ्ट स्कैम भी बहुत चलता है सोशल मीडिया पे कि साहब आप पे विदेश से किसी ने दोस्ती करी, विदेशी नंबर से कॉल किया, आपको कहा कि आपके लिए करोड़ों रुपए का सामान आया है, कस्टम पे फंस गया है, आप बस ड्यूटी देके उसको छुड़ा लीजिए। तो इस तरह के अपराध, और ये लोग सब फेक आइडेंटिटीज बना के करते हैं। बचने के क्या तरीके हैं, सुरक्षित कैसे रहें? तो भाई 4 पिलर्स हैं सोशल मीडिया पे सुरक्षित रहने के। सिक्योरिटी,
प्राइवेसी, सेफ्टी और वेलबींग। सिक्योरिटी मतलब मैं आंसर दे चुका हूं, फेसबुक में, ट्विटर में, व्हाट्सएप में अगर अपने खाते को सुरक्षित रखना है तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखिए। ये देखिए, फेसबुक खोला मैंने, मैं सेटिंग्स में गया फेसबुक की, वहां सिक्योरिटी में लिखा होता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मैंने इसको ऑन कर दिया, मैंने इसको ऑन कर दिया। ये है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसे हमेशा ऑन रखिए फेसबुक में भी, तो इससे मेरा फेसबुक कभी हैक नहीं होगा। ठीक है। दूसरा शब्द था प्राइवेसी। प्राइवेसी मतलब किसे क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है, ये हम निर्धारित करेंगे। अपना सारा डेटा पब्लिक में मत डाला करिए, ये एवरीवन। मित्रों को दिखाइए तस्वीरें या कुछ चीजें छुपा के रखिए, ओनली मी। और किसी को बिना परमिशन के टैग मत करने दीजिए, ये जो है ऑप्शन, इसे हमेशा ऑन रखिए। आज मैंने इस फोटो को खींचा और योगेश को और अनिकेत जी को टैग कर दिया, तो अनिकेत जी नहीं चाहते थे कि उनकी वॉल पे ये सब आए कि मैं आज एक सेशन दे के आ रहा हूं, तो वो उनकी वॉल पे ऑटोमेटिकली आ गया। लेकिन अगर अनिकेत जी इसे ऑन रखेंगे तो मैं अनिकेत जी को बिना परमिशन के टैग नहीं कर सकता। तो ये कहलाती है सिक्योरिटी और प्राइवेसी की सेटिंग्स। इसी प्रकार से एक तीसरी चीज होती है लिंक्डइन, इंस्टाग्राम के अंदर सेम ऑप्शन आपको इंस्टाग्राम में मिलता है। या आप अपना 2 फैक्टर ऑन रखें, गंदे कमेंट्स छुपा के रखें, कमेंट कौन करेगा ये हम डिसाइड करें। और महिलाओं और बच्चियों को तो मैं खास तौर से कहूंगा कि प्राइवेट खाते बनाएं, अपने प्राइवेट अकाउंट्स बनाएं, हर आदमी आपको फॉलो ना करे और अनजान लोगों से बचें। सेफ्टी किसे कहते हैं? एक सेकेंड, ऑलराइट। सो फोन देना, फोन बज रहा है। हेलो 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 हेलो, सॉरी। तो इंस्टाग्राम में भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमें ऑन रखना है, गंदे कमेंट्स छुपा के रखने हैं और प्राइवेट अकाउंट रखना है। आजकल व्हाट्सएप के भी हैकिंग के बहुत केसेस आ रहे हैं। और सुनिए 2 बातें, व्हाट्सएप में जो आप चैट्स बनाते हो उनका एक बैकअप बनता है, वो ऑटोमेटिकली आपके 2 तरह से बनता है, फोन में और क्लाउड में। आपके ऊपर है कि आपको क्लाउड में चाहिए या नहीं चाहिए। और सुनो, जो क्लाउड में बैकअप बनता है वो इनक्रिप्टेड नहीं होता है। अभी अभी मैंने शुरुआत में दिखाया कि अगर मैं योगेश की जीमेल हैक कर लूं तो मैं उसका सारा डेटा देख सकता हूं। तो अगर कोई मेरी सिर्फ ईमेल हैक कर ले तो वो सीधे मेरे व्हाट्सएप चैट तक पहुंच सकता है। तो इसलिए हमें चैट्स में बैकअप रखना है नहीं रखना है ये हमारी इच्छा है, नंबर 1। और हम अपने व्हाट्सएप खाते को भी सुरक्षित रखेंगे। कैसे? हम उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखेंगे, प्राइवेसी रखेंगे, किसको क्या दिखाना है किसको नहीं दिखाना है। और अगर हम लोग लैपटॉप पे व्हाट्सएप चलाते हैं, आपने एक चीज सुनी होगी व्हाट्सएप वेब, तो उस केस में हम उसे साइंड इन नहीं रखेंगे, खासतौर से अगर हम अपने दफ्तर के कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या पब्लिक कंप्यूटर पे, तो इसको कभी भी साइंड इन नहीं रखना चाहिए। और व्हाट्सएप पे जब आप काम खत्म कर लें तो प्लीज उसको लॉग आउट कर देना चाहिए यहां से। कभी भी ये इसका बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। मान लीजिए अनिकेत जी मेरे साथ बैठे और मैंने बड़े प्यार भाव से कहा, मैं अनिकेत जी ये जरा अपना फोन दीजिएगा, मेरे फोन में बैलेंस नहीं है, मुझे एक फोन करना है। मैंने उनका फोन लिया चुपचाप और अपने लैपटॉप पे उनका कोड स्कैन कर दिया और उनका फोन चुपचाप थैंक यू कह के वापस कर दिया। वो तो घर चले गए, अब उनकी सारी चैट मेरे लैपटॉप पे लाइव दिखाई देगी। तो हमेशा अपने व्हाट्सएप वेब पे नजर रखा करिए। और वो हमेशा क्या होना चाहिए? यहां से लॉग आउट होना चाहिए, मतलब बाहर निकला हुआ होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कोई हमारी चैट ना तो देख रहा है ना हम उसको देख पा रहे हैं। तो ये तरीके हैं सोशल मीडिया पे। एक आजकल और शिकायत आती है कि कोई भी हमें ग्रुप में ऐड कर देता है बिना बताए। तो व्हाट्सएप ने एक आपको बहुत अच्छी प्राइवेसी सेटिंग दी है, माय कॉन्टैक्ट्स। हमेशा माय कॉन्टैक्ट्स रखिए।
मुझसे उस दिन योगेश पूछ रहे थे कि भाई आपको मैं मैसेज भेजता हूं, पता ही नहीं चलता है आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि मैंने अपनी रेड रिसीट्स बंद कर रखी है, ऑफ करा हुआ है। आप मुझे व्हाट्सएप भेजेंगे, आपको ये कभी पता नहीं चल पा रहा है कि मैं पढ़ भी रहा हूं या नहीं पढ़ रहा हूं। तो उससे क्या होता है, लोगों की एक्सपेक्टेशन बड़ी बढ़ जाती है। अब मान लीजिए मेरी नजर पड़ गई मैसेज पे 11:30 बजे, अब मेरे पास 10,000 लोगों के मैसेज आते हैं, उनमें से एक को मैंने जवाब नहीं दिया, तो उनको क्या लगता है, अरे रक्षित जी तो हमें इग्नोर कर रहे हैं साहब, बड़े आदमी हो गए हैं साहब, ये हो गया है वो हो गया है। तो बड़ी मुसीबत सी होती है, इसलिए हमने इस ऑप्शन को ही बंद कर दिया। दूसरा, हमें हमेशा अपने व्हाट्सएप पे वो रखना चाहिए, फिंगरप्रिंट लॉक या फेस लॉक ऑन रखना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे आपके व्हाट्सएप का कोई गलत उपयोग नहीं कर पाएगा अगर आपका फोन गलती से खुला भी मिल गया उसको। तो ये फिंगरप्रिंट और फेस लॉक से आप अपने व्हाट्सएप को सुरक्षित रख सकते हैं। फिर मैंने शुरू में 4 चीजें बताई थी, तीसरी चीज थी सेफ्टी। कोई गलत चीज दिखाई दे ब्लॉक करिए, कोई गलत चीज दिखाई दे रिपोर्ट करिए। और वेलबींग जो आप इस समय कर ही रहे हैं, अच्छा कंटेंट शेयर करिए, एजुकेटिव कंटेंट शेयर करिए। जैसे अभी अनिकेत जी ने इतनी अच्छी बातें बताई, ये चीजें हैं जो वायरल होनी चाहिए। लेकिन देश की बदकिस्मती देखिए कि साहब एक लड़की ने आंख मारी थी क्लास में, वो वीडियो 40 करोड़ लोगों ने देख लिया, और आज हम हजारों टेड टॉक देते हैं और इंटरनेट पे अच्छी बातें करते हैं, वो वीडियो पे 200 लाइक से ज्यादा नहीं आते हैं। तो खैर, हमें उस मानसिकता को चेंज करना है, और वो हम बच्चों से ही शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर हम अपने बच्चों को सिखाएं अच्छा कंटेंट डालना, अच्छी चीजें प्रमोट करना, तो मैं समझता हूं कि हमारे जो वर्चुअल संस्कार हैं उनको भी मैच्योर होने की अब जरूरत आ गई है। तो ये 4 चीजें हैं सोशल मीडिया पे सुरक्षित रहने की। हाँ, बुली, मतलब आजकल सबसे कॉमन वर्ड आ गया है कि कोई हमें ऑनलाइन परेशान कर रहा है, बुली कर रहा है। तो इन पे रिपोर्ट कैसे करते हैं? तो देखिए साहब, मुझे सूचना मिली कि किसी ने मेरा नकली खाता बना दिया है मेरे नाम का। मैं ऑप्शन में गया, रिपोर्ट में गया, मैंने कहा ये आदमी मेरी नकल बना रहा है, मैंने कहा मेरी मी, और ये रिपोर्ट मैंने सबमिट कर दी। आप जैसे ही ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे, फेसबुक इस नकली खाते को खत्म कर देगा। तो इसमें जो लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इतना डरने की बात नहीं है। दूसरा, अगर कोई गलत तस्वीर डाल रहा है, आपको पता है ये गलत है, तो प्लीज उस सिर्फ तस्वीर को रिपोर्ट करिए, और उसमें पूरी आपके सामने गैलरी आ जाती है। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ये मजाक उड़ा रहा है, ये बच्चों के ऊपर खराबी है, ये जानवरों के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, ये ड्रग्स की बात हो रही है, ये आपकी प्राइवेट तस्वीरें बिना परमिशन के डाली गई हैं। ये सारे ऑप्शंस अगर आप इन्हें रिपोर्ट करते हैं, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये लोगों को कानूनन ये सलाह दी गई है कि ये 0 टॉलरेंस रखेंगे ऐसे कंटेंट पे। फेक न्यूज तक को ये लोग चेक करते हैं और खाते ब्लॉक कर देते हैं इमीडिएटली। सेम आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं और ट्विटर पे कर सकते हैं, और जो आजकल बच्चे सोशल मीडिया चलाते हैं, स्नैपचैट, उस पे भी कर सकते हैं। ये आपके पासवर्ड चोरी कैसे करते हैं? तो देखिए साहब, सोशल इंजीनियरिंग इस्तेमाल करते हैं ये लोग। बड़ा सिंपल तरीका है, आप पे एक मैसेज आएगा फेसबुक पे, मिस्टर टंडन, यंग, क्या नाम है, यंग जेन्स ऑफ इंडिया, आपके पेज पे हमें कुछ गलत चीजें दिखाई दी गई हैं, हम आपके पेज को हटा रहे हैं 24 घंटे में। अगर आप बचना चाहते हैं तो कृपया इस लिंक पे क्लिक करें। तो जो भी हमारा पेज को चलाते हैं, उन्होंने जैसे ये मैसेज पढ़ा तो पहला भाव क्या आया? डर का। अच्छा, ये डर, गुस्सा, ये जो भाव हैं, ये ऊपर की माले को डिस्टर्ब कर देते हैं, उस समय अकल काम नहीं करती है। तो हम जैसे ही डरे, हमने ये बटन क्लिक किया, हमारी आंखों के सामने हूबहू फेसबुक का पेज खुल गया। हमने जल्दी जल्दी में आईडी पासवर्ड इसमें भरा और ओके दबा दिया। हमने ऊपर नाम पे ध्यान ही नहीं दिया। अगर हम नाम पे जरा ध्यान दें तो ऊपर स्पेलिंग देखिए क्या लिखी हुई है। ऊपर लिखा हुआ है case-review.xyz। क्या ये फेसबुक की वेबसाइट का नाम है? नहीं, ये नाम कुछ और है, डिजाइन कुछ और है। अच्छा, डराते कैसे? ओ माय गॉड रक्षित, तुम्हारा वीडियो लीक हो गया, और एक गंदी सी फोटो बनी होगी जो मैंने नीले रंग से छुपा रखी है। जैसे ही क्लिक करा, हूबहू फेसबुक का पेज खुला। मैं डर के अंदर था, मैंने आईडी पासवर्ड भर दिया। जरा अंग्रेजी में फेसबुक की स्पेलिंग पढ़िए ध्यान से, 00kk.com। क्या ये सही स्पेलिंग है? ये सही स्पेलिंग नहीं है, लेकिन आपने अपना आईडी पासवर्ड गलत आदमी को दे दिया। आज से 10-15 साल पहले हम किसी पुलिस एकेडमी में जा रहे थे गाड़ी से ड्राइव करके, और एक रास्ते में वो
जो छोटे छोटे दुकानें होती हैं जंगलों में, वहां एक दुकान मिली, वहां पानी की बोतलें रखी थी। हमने खिड़की से कहा बिस्लरी की बोतल दे दीजिए, हमने उसको 20 रुपए भी दिए, बोतल हाथ में ली, हम बस पीने वाले थे, देखा बिस्लरी की जगह टिस्लरी लिखा हुआ था उस पर। तो साहब यहाँ मैगी की जगह नेगी भी मिलता है। तो ऐसी प्रकार से यही अपराध ये लोग ऑनलाइन भी करते हैं। फेसबुक रक्षित टंडन.com खोलने के चक्कर में आपने रक्षित टोंडोन.com खोल लिया। बस एक 10 मिनट में फ्री होके आ रहे हैं, कार्यक्रम में। तो आपने गलत साइट खोल ली। तो यही तरीका है इनका आपके अकाउंट्स को हैक करने का। आखिरी जानकारी मैं देना चाहूंगा आप सब लोगों को, फिर मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। ये आजकल इस तरह के अपराध बहुत हो रहे हैं, ये ऑनलाइन फ्रॉड्स, हमारे पैसे, वॉलेट्स, इनका बहुत नंबर बढ़ गया है। और कोविड-19 के इम्पैक्ट और अनलॉकडाउन में तो ये नंबर्स कुछ ज्यादा ही बढ़ गए। तो ये तरीके क्या अपनाते हैं देखिए साहब। सबसे पहला तो इन्होंने बदमाशी क्या करी है, हम लोग सब काम ऑनलाइन कर रहे हैं। अब इधर मीटिंग चल रही है, इधर वेबिनार चल रहा है, इधर ट्रेनिंग चल रही है। मैंने किसी को पेटीएम से बिल चार्ज किया, पेटीएम से पैसे कट गए और बिल जमा नहीं हुआ। तो हमने फौरन गूगल खोला और उस पर टाइप किया पेटीएम कस्टमर केयर। इन बदमाशों ने क्या करा है, एक टेक्निक होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ब्लैक हैट एसईओ की मदद से ये वर्ड कस्टमर केयर को इन्होंने फर्जी नंबरों से डाल दिया है, अपने नंबर भर दिए यहाँ। अब हमने इस गलत नंबर को फोन मिला दिया, बाद में ट्रू कॉलर पे देखा तो पता चला ये तो फ्रॉड था। और वो कस्टमर केयर से जैसे ही हमने बात शुरू करी, वो क्या बोला, बोले भाई साहब मैं अभी आपका रिफंड करा देता हूं, आप एक काम करिए, आप बस ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में। बोले कौन सा ऐप, बोले एक को कहते हैं क्विक सपोर्ट और एक को कहते हैं एनी डेस्क। मैंने ऐड कर लिया ये ऐप। अब ये ऐप डाउनलोड करने से हैकर मेरी स्क्रीन देख सकता है, मेरी स्क्रीन देख सकता है। अब सुनिए आगे की कहानी। उसने मुझसे कहा आप सिर्फ 2 रुपए ऐड करिए अपने वॉलेट में। मैंने 2 रुपए ऐड किए, बोले अब आपका रिफंड आ जाएगा। 2 मिनट बाद एसएमएस आया, 70,000 रुपए निकल गए। तो देखिए साहब ये फ्रॉड आजकल बहुत हो रहा है, कस्टमर केयर फ्रॉड, इससे बच के रखिए। अगर आपको कभी किसी कस्टमर केयर की मदद की जरूरत पड़े तो आप गूगल से नंबर ना ढूंढें, आप एक काम करें, उस ऐप को खोलें, उस ऐप में अंदर ही कस्टमर केयर का ऑप्शन दिया जाता है, वहां से मदद लें। तो हर ऐप के अंदर एक सपोर्ट का बटन है, किसी गलत नंबर को कॉल करके, कोई गलत ऐप डाउनलोड करके आप अपने फोन का कंट्रोल हैकर को दे रहे हैं। ऐसे फर्जी एसएमएस से बचें जो आपसे कहते हैं कि आपकी केवाईसी नहीं हो रही है और ये सब नहीं हो रहा है। इस तरह की घटनाएं रोज हो रही हैं। और क्यूआर कोड स्कैन ना करें किसी का। क्यूआर कोड स्कैन करने से पैसा जाता है, आता नहीं है। तो OLX पे एक महिला ने अपना सोफा बेचा, उन पे कॉल आया कि साहब हम आपका सोफा खरीदना चाहते हैं। तो बोले बहुत खुशी की बात है, बोले हम आपको 5 रुपए भेज रहे हैं, देखो आपको मिले कि नहीं मिले। मैंने हाँ साहब मिल गए। बोले अब मैं आपको क्यूआर कोड भेज रहा हूं 6,000 का, आप स्कैन कर दो। जैसे ही स्कैन करा आपके खाते से 6,000 निकल गए। आप चिल्लाए, बोले अरे ये क्या हो गया। बोले साहब गलत कोड भेज दिया, मैं 12,000 का दोबारा भेज रहा हूं। हमने दोबारा स्कैन कर दिया, 12 निकल गए। 6 + 12 18। 6,000 का पुराना सोफा बेचने गए थे, 18,000 रुपए खो बैठे। तो अंग्रेजी का ध्यान दीजिए, जब आप यूपीआई करते हैं तो सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, इसका मतलब समझिए। गूगल पे कैसे काम करता है पहले ये सीखिए, डेबिट और क्रेडिट कार्ड कैसे काम करते हैं पहले ये सीखिए, और उसके बाद डिजिटल पेमेंट्स में अपना हाथ डालिए, वरना इतनी दुर्घटनाएं सुन रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता हूं। और लास्ट ये है एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज कार्ड्स के साथ। कोई आपको फोन नहीं करता, कोई ओटीपी नहीं मांगता, एटीएम में हाथ ढक के पिन डालना है, अपना कार्ड वेटर को या शॉपिंग करने वाले के हाथ में नहीं देना है, उनसे मशीन मांग के खुद अपना पिन हाथ से डालना है। एटीएम पे नजर रखें कि किसी ने वहां कोई खिलौना तो नहीं चिपका रखा है। ये लोग क्या कर रहे हैं आजकल, ये एटीएम में घुसे और ये खिलौना चिपका दिया, और उसके बाद एक प्लेट ली, उस प्लेट के ऊपर इन्होंने एक कैमरा फिट किया और कीबोर्ड के ऊपर चिपका दिया। ये जो खिलौने हैं, ये इनसे आपका कार्ड डुप्लीकेट करके ये लोग पैसा निकाल लेते हैं। ये प्लेट देखिए, इस प्लेट में एक मेमोरी कार्ड, फोन की बैटरी और एक कैमरा छुपा हुआ है, और इसको इन्होंने कीबोर्ड के ऊपर चिपका दिया। तो पहली वाले मशीन से तो कार्ड कॉपी हो गया, दूसरे वाले से पिन। हमेशा हाथ ढक के पिन डालेंगे ऐसे,
एटीएम में ध्यान रखेंगे कि वहां कुछ उल्टा सीधा चिपका हुआ तो नहीं है। और दूसरा, अगर आप पे आजकल लेटेस्ट टैप एंड पे कार्ड्स हैं, उनको सुरक्षित रखिए। वो 2000 रुपए निकाल लेते हैं बिना पिन के, वो वाईफाई वाले कार्ड कहलाते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी से काम करते हैं। तो जैसे ही आपने ये देखिए, एक आदमी है, ये यहाँ पे ये देखिए, ये इनके यहाँ खड़े हुए अखबार पढ़ रहे थे, ये भाई साहब आए, इन्होंने सिर्फ मशीन को इनके हिप पॉकेट पे टच किया, और जैसे ही टच किया इनके पैसे निकल गए 2000 रुपए। ना कार्ड की जरूरत पड़ी, ना पिन की जरूरत पड़ी। तो ऐसे अपराधों से बचने के लिए आप एक स्लीव आती है, एंटी RFID स्लीव कहते हैं उसको, एंटी RFID स्लीव आप ऑनलाइन खरीदें और अपने सारे टैप एंड पे कार्ड्स को इसमें सुरक्षित रखें। ये आप खरीद सकते हैं। तो ये तरीका है साहब। इसी के साथ मैं बता दूं कि अगर कभी कोई दुर्घटना हो तो भारत सरकार ने एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाई है, उसका नाम है cybercrime.gov.in, cybercrime.gov.in। आप यहाँ पे आके अपने अपराधों को दर्ज कर सकते हैं ऑनलाइन। और इसमें 2 तरह की कैटेगरीज हैं, विमेन एंड चाइल्ड और अदर साइबर क्राइम, आप दोनों को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल भारत सरकार ने बनाया है, जिसके माध्यम से आप कोई भी अपराध यहाँ दर्ज कर सकते हैं, वुमेन एंड चाइल्ड और अदर क्राइम्स। और इसमें आप ऑनलाइन फ्रॉड्स भी रिपोर्ट कर सकते हैं। घर बैठे आप एक अपराध, साइबर अपराध दर्ज कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और अगर मुझसे कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ लें, क्योंकि मुझे निकलना भी है और कोई आ भी चुके हैं मीटिंग के लिए, बट फोन भी बज रहे थे। बट नो प्रॉब्लम, मैं दो सवाल तो ले ही सकता हूँ। तो मैंने हाँ जी रक्षित भाई, 2-3 सवाल आ रहे हैं। एक राजेश गाड़ा जी कुछ पूछना चाहते हैं। राजेश जी, कैन यू आस्क योरसेल्फ? हेलो सर, राजेश जी गाड़ा का सवाल ये है कि आई चेक माय ईमेल आईडी एंड गॉट रिजल्ट दैट आई हैव बीन पॉन्ड, सो व्हाट डू आई डू नाउ? मतलब बहुत सारे लोगों में इंक्लूडिंग ये ऐसा हुआ है कि पॉन्ड आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल डरने की बात नहीं है। आप अगर पॉन्ड आ रहे हैं तो आप इमीडिएटली अपना मतलब काफी विद्वान हैं और वो संपादक हैं, अभी लाडलू में हैं। आई थिंक दैट इज व्हाट ही इज ऑल अबाउट। बाकी मैं कहूंगा अरिंद भाई, वेलकम टू यंग जेन सेशन एंड वेलकम टू यंग जेन्स। ओवर टू यू टू इंट्रोड्यूस Prakrit Times to us and tell us more about it. आप अभी म्यूट पे हैं अरिंद भाई। हेलो yes Yeah, he's on mute. Dr. Arihant would like if you can please unmute yourself. He was there in the time, but I think yes, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है अरिंद भाई। yes, but it's breaking, sir. Okay. Well, thank you so much, Young Jen, Yogesh, and the entire team. And thank you so much. I think his network is a little problematic. It dropped out. Yeah. निकांत जी, आई थिंक जब तक अरिंद भाई उसकी प्रतिलिपि निकालेंगे, मतलब लॉन्च के लिए, अगर आप ब्रीफ कर सकते हैं तो आई थिंक टीम को आप ब्रीफ कर दीजिए अबाउट प्राकृत टाइम्स। Dr. Arihant is back. I think he's on the. He's still on mute. Am I audible now? Yes, perfect. Yes, perfect. Please go ahead. There is a network issue, that's why I'm coming outside.
ठीक है. Well, thank That's you so very much, Young Jan Sanskar series, for these very informative lectures on social media. Professor Anekant Kumar ji Jain and Mr. Tandon ji, thank you so much. And thank you so much for this e-launch of this Prakrit Times third volume. As you all know, Prakrit language is the language of India, and it was famous as Jan Bhasha in ancient times, which is also the capital language in Jain literature. Without Prakrit, the study of Indian society and culture remains incomplete. This Prakrit Times International newsletter is a small effort to connect you with Prakrit and to introduce you to the rich tradition of the ancient language, and to awaken you to it, and to attract the attention of the government of India to take steps towards enrichment of this ancient language, that they will preserve and promote it at the government level, so that this Prakrit language can regain its rich form. और ये बहुत ही Yes. खुशी की बात है कि ये बहुत ही खुशी की बात है कि ये इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्राकृत भाषा को स्थान दिया गया है और बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं. प्राकृत एकेडमी खोलने के लिए विचार किया जा रहा है, प्रोसेस किए जा रहे हैं, और ये भी एक छोटा सा प्रयास है. प्राकृत टाइम्स इंटरनेशनल न्यूज़लेटर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृत भाषा को पहचान दिलाने के लिए. और बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, प्राकृत टाइम्स इंटरनेशनल न्यूज़लेटर के थर्ड वॉल्यूम को ई रिलीज के द्वारा आपके प्रोग्राम के माध्यम से प्रेजेंट करने के लिए. और मैं चाहूंगा अगर आप स्क्रीन शेयर के द्वारा कर सके तो. जी, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ. यस अरेन जी, आप अब स्क्रीन शेयर कर सकते हैं. अच्छा, चलिए मैं कर देता हूँ फिर स्क्रीन शेयर. आप कर, हाँ आप कर दें प्लीज. ठीक है. I think it is visible now. Yeah, visible. The first part of Prakrit Times, can you show the Prakrit Times? Yes. And the third volume of this Prakrit Times is released now. इसमें हम लोग ने सेगमेंट रखे हैं. न्यूज रिलेटेड तो है ही, इवेंट्स रिलेटेड जितने भी प्राकृत से रिलेटेड होते हैं, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस, और साथ ही इसमें हमने कुछ सेगमेंट ये रखे हुए हैं कि इसमें हमारे जो प्राकृत के जो आचार्य रहे हैं, हमारे प्राचीन आचार्य कुंद आचार्य गुणभद्र, माने इन सबसे एक सीरीज चलाई है हमने कि उन सबके इंट्रोडक्शन होगा, उन सभी आचार्यों का एक हर वॉल्यूम में, और साथ ही एक जो प्राकृत लेजेंड्स जो स्कॉलर रहे हैं उनका एक इसमें इंट्रोडक्शन होगा. एक किसी प्राकृत से रिलेटेड बुक का इंट्रोडक्शन किया जाएगा, और जो भी प्राकृत से रिलेटेड बुक नई आ रही है वो उनके सारे रिव्यू इसमें दिए जाएंगे. और जितनी भी प्राकृत से रिलेटेड एक्टिविटीज हो रही है वो इसमें हम लोग खुशी होगी ये जानकर कि अभी तक ये 2 वॉल्यूम में हम लोगों को बहुत अच्छा रिव्यू मिला है. ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड हमें बहुत अच्छे रिस्पांस आए हैं. वो मैंने इस थर्ड वॉल्यूम में इसको पब्लिश भी किया है. उन सभी के ब्लेसिंग्स ये आप देख सकते हैं. और अगर मुझे ईमेल आईडीज आप लोगों को मिलेंगे तो मैं जरूर से आप सभी को सेंड करना चाहूंगा. आप लोग पढ़ें इसको और अपना फीडबैक दें. थैंक यू सो मच योगेश जी. Thank you, Arent bhai. I think we are glad to have the launch of Prakrit Times on our platform. मैं ये इसका एक कॉपी सारे लोगों को वैसे भेज दूंगा ऑन व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल एज ओवर ईमेल्स. आई थिंक एक चीज जो मैं ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर हमें इन रिलेशन विद प्राकृत लैंग्वेज और एनीथिंग, अगर हमें कुछ पब्लिश करना है या हम कुछ करना चाहते हैं तो हम लोग अरेन भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड ही विल बी हेल्पिंग अस to do that. It's my pleasure. Yeah. ठीक है. So thank you so much. Priyesh, over to you. Priyesh.
Yes. So we are back. I think there is no questions till now. So we can take the details. If also, I would like Arihan ji ka, if we can send a detail to Yogesh bhai. Arihan ji, if you can send all the details onto that, if there is a form or something like that where people can just register their email ID, whosoever is interested, I think that would be great enough. Then we can forward the details. Am I right, Yogesh bhai? Yes, yes, that's what I'm saying. हम सारे लोग अरिहंत भाई के साथ में I will create a form. People who are interested, Yeah. they can fill it in and send details to Arihan bhai so that we can take it forward. Yes, yes, definitely. Okay, done. Definitely. ठीक है. Thank Thank you you. so much. So thank you so much, Anikan ji, once again for the session. It has been always pleasure to listen to you. Thank you so much. It's a truly Jai Jinendra. informative session. Jai Jinendra. Thank you so much, all the audience. All right. So Priyesh bhai, anything more or should be? Yeah, anybody present here would like to share anything because we are on the ending of the session. Anybody would like to yeah. We do have a couple of people, so anybody would like to say anything, you're most welcome. We're gonna be ending the session in about a minute. Yeah, I think we have some few. Samkit, Akhil, Dr. Madhu, Siddharth, Rajat ji, Sukh Sagar ji, anybody, if you want to add something or say something, we have 2 minutes left for the session, then we will close. I think everybody has to. Everybody's checking on their web, social media on the details given by Rakshit ji. So I think everybody is busy. So let's close the session on the entire note and let's. All right, then yeah, okay. Thank you so much, everyone. Thanks, Priyesh, Atit, Ravi, Sandeep ji. Thank you so much for all the help. Thank you. Jai Jinendra. Jai Jinendra. Thank you. Yeah.